Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy। लास्ट क्लास में हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेन सर्वेइंग डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है चेन सर्वे। हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन सर्वे। तो फर्स्टली ये देख लेते हैं चेन सर्वे जो है हमारा वो उसमें चेन या टेप जो है आर यूज्ड एज प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमें पता ही है। अब उसके कुछ डिटेल्स जो होते हैं उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं हार्ड डिटेल्स। हार्ड डिटेल जो है वो हम बिल्डिंग्स, रोड्स एंड वॉल्स को हार्ड डिटेल्स कंसिडर करते हैं। जब हम चेन सर्वे कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें हार्ड डिटेल्स कभी अगर उसमें हार्ड डिटेल्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आई तो हम बिल्डिंग्स, रोड्स एंड वॉल्स को ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट डिटेल्स। सॉफ्ट डिटेल्स जो है वो हम ट्रीज एंड रिवर्स, मतलब हम जो मैप प्लॉट कर रहे हैं उसमें जब भी ट्रीज या रिवर्स का डिस्क्रिप्शन देंगे तो वो हम सॉफ्ट डिटेल्स से देंगे। नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड डिटेल्स। एज द नेम सजेस्ट ओवरहेड, तो मतलब ये ग्राउंड लेवल पे तो नहीं होगी। तो जो पावर एंड टेलीफोन लाइंस है, मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह हैं या उनके पोल्स वगैरह हैं, तो उसे ओवरहेड डिटेल्स में हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा अंडरग्राउंड डिटेल्स। अंडरग्राउंड डिटेल्स जो है हमारी वो अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे होंगी। अब नीचे है तो वो क्या है, वाटर मीन्स मतलब वाटर सप्लाई की जो हमारी लाइन होगी या फिर सीवर लाइन, ये सब हमारी ग्राउंड के नीचे होती हैं। तो इन्हें हम अंडरग्राउंड डिटेल्स के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। अब प्रोसीजर क्या है चेन सर्वेइंग का। चेन सर्वेइंग में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक चेन या टेप के थ्रू एक लेंथ मेजर कर रहे हैं। यानी बहुत सारा एक एरिया हमने ले लिया है, उसमें हम कई सारी लाइंस जो हैं उनकी लेंथ मेजर करेंगे। मतलब मेजरिंग लेंथ ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन विद चेन और टेप। मतलब एक बहुत सारे एरिया में बहुत सारी एक लाइंस है, बहुत सारी लाइंस हैं, उन्हें हम सर्वे कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ चेन और टेप। मतलब इन्हें मेजर कर रहे हैं, हम लाइंस को मेजर कर रहे हैं और एंड लोकेटिंग डिटेल ऑन ग्राउंड रिलेटिव टू दीज लाइंस। मतलब इन जो लाइंस है, हमारा जो पूरा एरिया उसमें बहुत सारी लाइंस बना दी हैं, उन्हें हमने मेजर कर लिया है और उनके आसपास की जो डिटेल्स हैं उन्हें, जो भी उसके पास की डिटेल्स हैं ग्राउंड में, और उन्हें हम लोकेट कर रहे हैं मैप में। तो ये है हमारा प्रोसीजर ऑफ चेन सर्वेइंग। अब हम बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है चेन सर्वे में वो देख लेते हैं। तो अगर हम जो भी चेन सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनाते हैं, और यानी पूरा जो एरिया है उसे कवर करने के लिए हम काफी सारी सीरीज ऑफ लाइंस बनाते हैं और उससे एक नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बना के हम सारे डिटेल्स जो है वो मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं इसमें मेन स्टेशन क्या होता है। मेन स्टेशन जो होता है, जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ द एरिया। मतलब आप अगर एरिया कोई हमारे पास है बहुत बड़ा, तो उसे हम डिवाइड करने के लिए मेजर कंट्रोल पॉइंट्स लेते हैं। मतलब जैसे अगर हमारा ये जो एरिया है एक, उसे हम अगर हमें लोकेट करनी उसकी डिटेल्स, तो हम ABCDE ये मेजर हमारे स्टेशन है, इनसे हमारे पूरा जो एरिया वो कंट्रोल हो रहा है। इनके अलावा हम इनके अंदर अंदर अगर हम लाइन बना लेते हैं तो अंदर की डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। तो हो गया हमारा मेन स्टेशन था, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स डिवाइडिंग द एरिया इनटू सेवरल पार्ट्स। अब नेक्स्ट है मेन लाइंस। मेन लाइंस क्या है, मेन लाइंस जो है वो मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइंस, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि मेन लाइंस, तो मेन लाइंस मेन स्टेशन जो हैं हमारे उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई मेन लाइन। ये A to B, B to C, C to D एंड D to E और E to A, ये पूरे मिलाकर हमारी ये मेन लाइंस है हमारे इस वाले नेटवर्क में। नेक्स्ट है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, बेस लाइन जो है वो लॉन्गेस्ट लाइन इन द एरिया। मतलब इस पूरे एरिया में जो सबसे लंबी लाइन होगी और वो ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी एरिया को, वो हमारी होती है बेस लाइन। इसे हम बहुत एक्यूरेटली मेजर करते हैं। हमने पहले भी ये टर्म आया होगा कि बेस लाइन मेजरमेंट में कौन सा हमें टेप यूज करना होगा, एनवार टेप यूज करते हैं। तो ये हमारी बेस लाइन E to C जो है हमारी वो है बेस लाइन। ये पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है इन द एरिया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है चेक लाइन और प्रूफ लाइन। अब एक्यूरेसी जो चेक करनी है हमें, पूरा जो हमारा सर्वे वर्क जो हम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम प्रूफ या चेक लाइन डालते हैं। मतलब हमारे जो ट्राइंगल या जो एजेस हैं
उनमें जो एपेक्स है ट्राइंगल का, उससे हम कोई सी लाइन अगर डाल दें, जैसे ये ए टू डी डाल दी हमने, बी टू डी डाल दी, बी टू ई डाल दी, या ऐसे ही हम ए टू सी भी डाल सकते हैं। तो ये सारी लाइंस जो है वो चेक या प्रूफ लाइन, दे चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क डन। तो मतलब ये हो गई हमारी ए डी, बी डी, ई बी, ये तीनों लाइंस हो गई हमारी चेक लाइंस। नेक्स्ट है हमारा टाई लाइंस। तो टाई लाइंस जो है वो हम जो हमारी बेस लाइन या चेक लाइन है उनके आसपास की डिटेल्स निकालने के लिए हम टाई लाइंस बना देते हैं। तो टाई लाइंस जो पास में और डिटेल्स हैं और ज्यादा ग्राउंड में जो डिटेल्स हैं उनके लिए हम टाई लाइंस बनाते हैं और फिर डिटेल्स जो है उन्हें लोकेट करते हैं मैप में। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट। अब ये सारी टाइप की लाइंस हो गई। अब हम कुछ और भी मेजर कर रहे थे, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स जो बताए थे 90 डिग्री का एंगल हम किस लिए मेजर कर रहे थे, तो वो ऑफसेट निकालने के लिए कर रहे थे। ऑफसेट जो हमारा है, जैसे अगर हमारी कोई लाइन जा रही है सपोज ए टू बी, ये कोई हमारी सर्वे लाइन है, तो हमें आजू बाजू में जो एरिया है जैसे डिटेल्स जो है उन्हें लोकेट करना है मैप में, तो हम इससे डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और एंगल भी मेजर कर लेते हैं। जैसे ये कोई बिल्डिंग है तो हमें इस लाइन से उसका एंगल या इस पॉइंट से एंगल भी मेजर कर सकते हैं, और जो डिटेल यानी और जो मेजरमेंट करना है लेंथ, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम दो टाइप से करते हैं, और जो भी हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी सर्वे लाइन का, उसे हम कहते हैं ऑफसेट। अब ऑफसेट दो टाइप के होते हैं। फर्स्टली परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट के बारे में बताया था कि हम वेरियस टाइप के क्रॉस स्टाफ और प्रिज्म स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प के थ्रू हम उसे एक 90 डिग्री का एंगल देके वो लाइन और फिर टेप के थ्रू हम इसे मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट जो है वो 90 डिग्री नहीं होता उसका एंगल, चेन लाइन से वो कोई भी एंगल हो सकता है 0 to 90 के बीच में, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो वो हो गया हमारा ऑब्लिक ऑफसेट। तो दो टाइप के ऑफसेट बता दिए, परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड ऑब्लिक ऑफसेट, ये दो टाइप के ऑफसेट होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एनी ऑफसेट, मतलब हमें न्यूमेरिकल टाइप का आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो उसमें हमें लिमिटिंग लेंथ पूछ लेगा, तो ऑफसेट की लिमिटिंग लेंथ क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है L इज इक्वल टू 0.025 S अपॉन साइन थीटा। थीटा हमें गिवन रहेगा, S जो है वो हमारा स्केल है, जैसे अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो हमारा जो 10 मीटर है वो हम S की जगह पुट कर देंगे। ये गिवन रहता है क्वेश्चन में, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और साइन थीटा, थीटा हमें एंगल पता है, तो हम लिमिटिंग लेंथ मतलब हमारा जो ऑफसेट है उसकी लेंथ हमें निकालनी है, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे फील्ड बुक। फील्ड बुक आपने कभी भी सुना होगा, सर्वे अगर कॉलेज में परफॉर्म किया होगा तो आपने फील्ड बुक देखी भी होगी और उसके बारे में सुना भी होगा। तो कई बार छोटे जो एग्जाम्स होते हैं मतलब जिनमें ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो उनमें कभी कभी फील्ड बुक का साइज पूछ लेते हैं। फील्ड बुक का साइज जो होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर होता है, मतलब 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और विड्थ जो है 12 सेंटीमीटर होती है। अब फील्ड बुक जो है वो भी दो टाइप की होती है, एक हमने जो देखी होगी मतलब सिंगल लाइन होती है, एक डबल लाइन। कॉलेज में आपने जो भी फील्ड बुक देखी होगी वो मैक्सिमम डबल लाइन ही देखी होगी। डबल लाइन में जो हमारा है वो शॉर्ट यानी छोटे एरिया के लिए अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो डबल लाइन फील्ड बुक में हम वो मेजरमेंट्स नोट करेंगे, और अगर सिंगल लाइन हम यूज कर रहे हैं तो मतलब वो जो एरिया है वो काफी वास्ट है और हमें जो एक्यूरेसी चाहिए वो काफी ज्यादा चाहिए। तो ये है डिफरेंस डबल लाइन और सिंगल लाइन फील्ड बुक का। अब नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है एरर एंड करेक्शन। एरर के बारे में मैंने काफी कुछ पहले ही क्लासेस में, इसके पहले कोई एक दो लेक्चर पहले हमने बता दिया कि एरर्स क्या होती हैं। अब बात आती है करेक्शन की। एरर तो आ गई हमारी, अब हमें करेक्ट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं करेक्शन। तो करेक्शन जो है वो देखते हैं हम क्या होता है। एरर जो हमारा है पहले बताया मेजर्ड वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू, मतलब डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू इज नोन एज एरर। तो यही ये लिखा है मेजर डिस्टेंस माइनस करेक्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू एरर। अब करेक्ट डिस्टेंस, इसी से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो करेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाल के, करेक्ट डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो मेजर डिस्टेंस प्लस करेक्शन, मतलब जो हमने मेजर किया उसमें अगर करेक्शन ऐड कर देंगे, अगर करेक्शन ऐड कर देते तो वो करेक्ट डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। अब
एरर जो है, इससे हमें पता चलता है एरर जो है वो करेक्शन के अपोजिट है, मतलब एरर जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है करेक्शन के, लेकिन इसका साइन जो है वो अलग है। तो एरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करेक्शन, मतलब वैल्यू सेम है एरर और करेक्शन की, बट इन्हें डिफर करता है ये साइन। यहाँ पे प्लस साइन होगा तो ये माइनस साइन होगा, और यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा। तो दोनों के साइंस जो है वो डिफर करते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ करेक्शन, मतलब करेक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये हो रहा है कि अगर हमारी जो चेन है वो शॉर्ट हो जा रही है या लॉन्ग हो जा रही है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ फैक्टर्स, मतलब या वो खिंच जा रही है, छोटी हो जा रही है, हो सकता है टेम्परेचर के कारण, हो सकता है पुल के कारण, तो उसमें जो लेंथ में डिस्टेंस आ रहा है वो हमारा हो रहा है एरर प्रोड्यूस कर रहा है, एरर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण हमें करना पड़ रहा है करेक्शन। तो इस करेक्शन को हम स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं CA से। तो हम देख ले रहे हैं कि फर्स्टली फॉर्मूला हम बनाने का कोशिश करते हैं कि हमें अगर रॉन्ग लेंथ हो गई है लाइन की, हमने रॉन्ग मेजर कर ली है, या उसने क्या बोलते हैं जो लेंथ है लाइन चेन की वो गलत हो गई है, इसके कारण हम गलत मेजर कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो हम कैसे ट्रू लेंथ कैसे जाने, अगर हमने गलत मेजर कर लिया है तो उसके बाद अगर हमने सर्वे में गलत मेजर कर लिया है तो हमें अगर करेक्शन लगाना है तो हम कैसे करें। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं, ये हमारा L जो है वो डिनोट करता है ट्रू लेंथ ऑफ चेन, मतलब जो रियल लेंथ है चेन की। जैसे अगर हमारी 30 मीटर की चेन जो हमने खरीदी है उसकी रियल लेंथ 30 मीटर है, लेकिन वो चेंज हो जाती है तो रॉन्ग लेंथ हो जाती है, अगर वो बढ़ गई है तो 31 अगर हो गई तो वो L डैश जो कैपिटल L डैश है वो शो कर रहा है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, ये है ट्रू लेंथ ऑफ चेन, और जो L डैश है कैपिटल L डैश वो रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है ये मल्टीप्लीकेशन में ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, मतलब जो हमारी लाइन है उसकी, मतलब जो हम मेजर कर रहे हैं जो लाइन, उसमें उसकी जो टोटल जो वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है वो होती है, वो L से हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा L डैश, स्मॉल l डैश जो है हमारा वो रॉन्ग लेंथ मेजर, मतलब जब हमारी चेन जो है वो फॉल्टी हो गई है तो हमने जो मेजरमेंट की है वो भी हमारी गलत होगी, तो हमारा ये फॉर्मूला हम बनाते हैं कि ये बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अब इससे हम ट्रू लेंथ जानेंगे कि ट्रू लेंथ क्या होगी हमारी लाइन की, अगर हमने गलत मेजर कर लिया है क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है तो हमने गलत मेजर कर लिया है, तो ट्रू लेंथ हमें जाननी है। तो उसके लिए अब ये हमारे पास चारों चीजें हम जान गए, ये है हमारे पास, ये इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये है हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमें ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब हमें मेजर डिस्टेंस ही निकालना ना अल्टीमेटली। तो ये देख सकते हैं आप कि L जो है, अब इस फॉर्मूले को जब हम थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करेंगे तो हमें क्या आएगा फॉर्मूले में, L का फॉर्मूला, L जो है वो हमारी ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, तो वो है L डैश, L डैश मतलब कैपिटल L डैश अपॉन कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल l डैश। अब ये क्या फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला ये बना कि ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन डिवाइड बाय ट्रू लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय रॉन्ग लेंथ मेजर्ड बाय द चेन। अब ये ट्रू लेंथ की बात हुई, अगर हम एरिया पूरा मेजर कर रहे हैं और पूरा एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे एरिया की बात होगी। अब एरिया भी हमें ट्रू एरिया निकालना पड़ेगा, हमारा एरिया जो हम मेजर किया वो गलत हो जाएगा, तो हमें ट्रू एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, बट ये जो L डैश अपॉन L है उसमें स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो हमें लेंथ का 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा एरिया आ जाता है। और ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम मेजरमेंट की बात करें तो वॉल्यूम मेजरमेंट में हम क्यूब कर देते हैं, मतलब लेंथ का 3 बार मल्टीप्लाई करने में हमारा वॉल्यूम आ जाता है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, ट्रू लेंथ निकालने के लिए, ट्रू एरिया निकालने के लिए और ट्रू वॉल्यूम निकालने के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले हमने देख लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन के बारे में जानना था हमारा ऑब्जेक्टिव। तो करेक्शन पर चेन लेंथ क्या होता है, मतलब एक चेन है हमारी, तो हर चेन हमने कई सारी चेन मिला के एक लाइन मेजर की होगी, लाइन काफी बड़ी हो सकती है, तो उस पर करेक्शन, हर चेन लेंथ पे हमें एक बार करेक्शन करना होगा। तो उसमें करेक्शन क्या होगा, करेक्शन ये होगा कि
ट्रू लेंथ ऑफ चेन और रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन का जो डिफरेंस है वो हमारा करेक्शन हो जाएगा हर चेन लेंथ पे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करेक्शन निकालना है टोटल, मतलब एक हमारी अगर कोई लाइन है तो काफी बड़ी है तो हमें पूरा टोटल करेक्शन निकालना है। तो वो लाइन के लिए हम टोटल करेक्शन निकालेंगे तो करेक्शन रिक्वायर्ड टोटल इज नंबर ऑफ चेन, मतलब जितनी नंबर ऑफ चेन्स हमने यूज की, मतलब जितना हमने मेजर किया। जैसे अगर सपोज 30 मीटर की हमने कोई चेन थी, वो यूज करके हमने 300 मीटर की कोई लाइन मेजर की, तो हम 10 चेन्स तो यूज करेंगे 300 मीटर जाने के लिए, 10 चेन्स हमारी यूज होंगी, तो हर चेन में करेक्शन होगा तो मल्टीप्लाइड बाय करेक्शन, मतलब करेक्शन पर चेन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चेन्स इज इक्वल टू करेक्शन रिक्वायर्ड इन द लाइन। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कि सी टोटल इज इक्वल टू स्मॉल एल डैश बाय एल, मतलब ये हमारा नंबर ऑफ चेन्स निकल आएगी। नंबर ऑफ चेन्स कैसे निकलेगी, रॉन्ग लेंथ मेजर डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, इससे हमारी जो नंबर ऑफ चेन्स है वो निकल आएगी। और ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, सी मतलब करेक्शन पर चेन लेंथ, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन का। अब ये जो फॉर्मूला है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह की वैल्यू आ सकती है। अगर हमारी चेन बढ़ भी जाती है तब अलग टाइप का आएगा, और जब छोटी हो जाएगी तो उसमें अलग टाइप का आएगा, दोनों ही करेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। अब हमारा पहला करेक्शन तो हमने देख लिया कि करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन के कारण। अब दूसरा टाइप का जो करेक्शन है वो हमें करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्राउंड सरफेस है वो पूरा हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, वो कहीं कहीं स्लोप भी आ जाता है। तो उस कारण से जब हम लाइन मेजर कर रहे हैं स्लोप में, जो लाइन हम लेंथ मेजर कर रहे हैं लाइन की, वो जो है वो एक्चुअल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो नहीं आएगा हमारे पास, तो हम जो मेजर कर रहे हैं उसमें हमें लगाना पड़ेगा करेक्शन। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी लाइन जो हम मेजर कर रहे हैं, मतलब ए टू बी अगर देखा जाए, ये हम मेजर कर रहे हैं ग्राउंड में, क्योंकि इसमें थीटा डिग्री का स्लोप है, तो ये जो डिस्टेंस है डी और एल, इसमें होगा डिफरेंस, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही हमारा कहलाएगा एरर। ये जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसे हम अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ तक आती है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा एरर, और एरर के कारण हमें करेक्शन लगाना पड़ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये देख लेते हैं कि d इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, मतलब ये जो हमारा हाइपोटेनियस है और ये जो h है मतलब हाइट है, वो उनका डिफरेंस जो है वो हमारा d हो जाएगा। अब हमें देखना है कि स्लोप का करेक्शन क्या करना है हमें, क्योंकि हमें जो भी एरर आ रहा है उसे एलिमिनेट करना है। तो c स्लोप जो हमारा है वो होता है L माइनस डी, मतलब L जो हमारी ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली L पूरी, ये L है, और D मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है एक्चुअल वो D है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें लगाना पड़ेगा, मतलब वो उसी का एरर आ रहा है, तो वो हम अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो L माइनस, अब हमने D की वैल्यू निकाल ली अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो हमें करेक्शन फॉर स्लोप L माइनस डी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो L माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे D की। तो इसे फर्दर सॉल्व करने में हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है स्लोप करेक्शन के लिए, जो फॉर्मूला है वो है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2L, मतलब इसे हम जब फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो स्लोप करेक्शन है वो आएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2L। और सेम ही अगर देख लेते हैं कि बैड अलाइनमेंट, अगर हमारी जो लाइन है वो सही से अलाइन नहीं है तो भी जो करेक्शन आ रहा है वो भी यही आएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2L। अब L जो है वो हमारी लेंथ मेजर्ड, और जो H है वो हमारी हाइट है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा H है, और टू द फॉर्मूले में ये। नेक्स्ट जो हमारा है वो है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, ये यहाँ पे हमने बेड अलाइनमेंट और स्लोप की बात कर ली है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो हमारा लेंथ है, मेजर्ड लेंथ, वो डिफर कर सकती है। तो हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर करेक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टेम्परेचर से हमें एरर तो आ रही है कुछ ना कुछ, मतलब सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला, देख लेते हैं यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर Tm माइनस टी नॉट अल्फा एल ये लिखा हुआ है। तो Tm क्या है? Tm जो है टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जिस टाइम पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो है Tm,
और नेक्स्ट जो हमारा है वो है माइनस टी नॉट। टी नॉट जो है हमारा टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जब हमारी चेन या टेप बना होगा तो उस टाइम जो टेम्परेचर है, तो इन दोनों का डिफरेंस है। और उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू एल। एल जो है हमारी लेंथ ऑफ द चेन और टेप है, और जो अल्फा है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है। तो अब इसमें ये दो टाइप का हो सकता है करेक्शन, पहला हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव जब होगा जब जो टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो बना है स्केल उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर पे हम उसे यूज कर रहे हैं और मेजर कर रहे हैं लेंथ, तब जो हमें करेक्शन लगानी पड़ेगी वो पॉजिटिव होगी। और जब टीएम मतलब टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज स्मॉलर, मतलब कोल्ड रीजन्स में अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं चेन सर्वे, तो हमारी जो लेंथ है वो डिस्टर्ब होगी, उसके कारण जो करेक्शन हमें लगाना पड़ेगा वो होगा नेगेटिव करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारा करेक्शन है वो है करेक्शन ड्यू टू पुल और टेंशन, मतलब हम जब अगर मेजर करते समय हमने पुल या टेंशन दिया है चेन को, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया हो, तो उसके कारण जो हमें करेक्शन लगाना पड़ेगा वो ये रहेगा कि करेक्शन ड्यू टू पुल और टेंशन। तो उसमें रहेगा हमारा जो फॉर्मूला जो होता है करेक्शन का, जो हम लगाते हैं करेक्शन करने के लिए, तो वो हो जाएगा पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई ए ई। तो पी एम क्या है हमारा, पी एम जो है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एम से डिनोट कर रहे हैं, तो एम जो है मेजरमेंट, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एंड जो पी नॉट है, पी नॉट जो है पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जब वो चेन या टेप बनी होगी या डिजाइन हो रही होगी या फैक्ट्री में बन रही होगी, तो उस टाइम पे जो पुल उन्होंने अप्लाई किया था तो वो होता हमारा पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो और ये एरिया हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, और ये ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। ये हमारी लेंथ जो है वो हमने मेजर की है जो वो हो जाएगी एल, जो हमारी लेंथ मेजर्ड हो जाएगी। इफ पी एम इज ग्रेटर देन पी नॉट, मतलब जो पुल है हमारा वो पी नॉट से ज्यादा, मतलब जो हम स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे जो पुल लगा था उससे ज्यादा है, तो हमारा जो करेक्शन ड्यू टू पुल है वो हो जाएगा पॉजिटिव। और पीएम जब पीएम मतलब पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट अगर स्मॉलर देन पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, तो जो करेक्शन ड्यू टू पुल है वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेक्स्ट हमारा जो करेक्शन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द करेक्शन इज सैग करेक्शन, मतलब जब हमने अगर थोड़ा ऊपर कर रहे हैं और वो जो चेन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो सैग कर रही है, मतलब ऐसा कुछ सैग कर रही है, स्ट्रेट ना होके सैग कर रही है, तो उसके कारण हमें करेक्शन लगाना पड़ता है। तो सी सैग मतलब करेक्शन ड्यू टू सैग ऑफ द चेन इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाय 24 पी एम स्क्वायर। अब पी एम जो है मैंने पहले ही बता दिया है कि पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, और डब्ल्यू स्क्वायर जो है हमारा वो है हमारा, यानी डब्ल्यू जो है वो हमारा है टोटल वेट ऑफ चेन। टोटल वेट ऑफ चेन है हमारा डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है उसमें पूरा टाइम यूडीएल लगा हुआ है, तो जो डब्ल्यू है वो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, मतलब जो हमारा यूडीएल लगा हुआ है उससे अगर हम लेंथ ऑफ द चेन मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आ जाता है टोटल वेट ऑफ द चेन। तो हमारा फॉर्मूला है डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। तो और कभी कभी एग्जाम में जो हमें यूज करना होता है, जैसे अगर यूडीएल दिया है, वहां पर यूडीएल दिया है पर मीटर लेंथ पे यूडीएल दिया होता है हमें, तो कई बार टोटल वेट हमें नहीं दिया होता एग्जाम में, तो टोटल वेट हमें निकालना पड़ेगा डब्ल्यू एल, मतलब स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, मतलब वो देगा यूडीएल, यूडीएल के फॉर्म में डब्ल्यू दिया होगा, हमें वेट दिया होगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे चेन लेंथ का, तो हमें आ जाएगा पूरा यूडीएल, पूरा जो लोड है वो आ जाएगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम उसमें अगर डब्ल्यू में पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला डब्ल्यू एल है, तो स्क्वायर लगा हुआ फॉर्मूले में, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर मतलब यूडीएल का स्क्वायर इंटू एल का क्यूब, मतलब लेंथ का क्यूब अपॉन 24 पीएम स्क्वायर। अब पीएम जो है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट है। अब एक कंडीशन और आती है कभी कभी एग्जाम में, वो ये पूछ लेता है कि नॉर्मल टेंशन क्या होता है। तो नॉर्मल टेंशन एक कंडीशन है जिसमें हमारा जो करेक्शन ड्यू टू पुल, पॉजिटिव करेक्शन ड्यू टू पुल इज इक्वल टू करेक्शन ड्यू टू सेक विच इज नेगेटिव, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है नॉर्मल टेंशन। अब इन दोनों को इक्वल हो गया तो मतलब ये दो फॉर्मूले हमारे पास थे, इनको हम इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो नॉर्मल टेंशन है वो केस आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। अब मीन सी लेवल
पे अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं अपनी लाइन को, तो हमें क्या करेक्शन लगाना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल इज इक्वल टू माइनस एल एच अपॉन आर। अभी एल एच अपॉन आर क्या है, एल जो है हमारा वो है हमारी मेजर्ड लेंथ, हमने जो मेजर की है अर्थ सरफेस पे, और हमें पता है एच, एच जो है हमारा मीन सी लेवल से हमारा जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, मतलब मीन सी लेवल से जो आर एल है हमारा उस पॉइंट का जहां पे हमने मेजर किया है, अर्थ सरफेस में मेजर किया है, तो वो हमारा जो एच है वो मीन सी लेवल से डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहां पे हमने मेजर किया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा आर, आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो है लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ मीन सी लेवल फ्रॉम दैट पॉइंट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये है हमारा करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। अब एरर और करेक्शन से हमारे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास है, मेनली वो करा लेता हूँ। द एरिया ऑफ अ फील्ड वाज फाउंड टू बी 4000 मीटर स्क्वायर when measured with a tape of 30 meter length. If the tape was 0.11 meter too short, then determine the correct area। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन क्या है कि हमने एक एरिया लिया है, उसको हमने फाइंड किया है, एरिया वो है 4000 मीटर स्क्वायर। जब हम मेजर करेंगे टेप से, जो कि टेप हमारा जो है वो 30 मीटर लेंथ का है, और वो जो टेप है वो बाद में हमें पता चलता है कि 0.11 mm टू शॉर्ट है, मतलब छोटा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने तो मेजर कर लिया, तो ग्राउंड पे जाके फिर से मेजर करना तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करेक्शन लगाते हैं, और करेक्शन लगाने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमने एरिया जो निकालना था, ट्रू एरिया, वो हो जाता है A इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमने देखा 4000 मीटर स्क्वायर, ये हमारा मेजर्ड एरिया है, तो ए गिवन है हमें, और एल डैश जो है हमारा वो है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, मतलब जो हमारी चेन है उसकी लेंथ कितनी गड़बड़ हो गई है, तो 0.1 mm टू शॉर्ट, मतलब हमारी जो 30 मीटर लेंथ की चेन है वो 0.11 mm टू शॉर्ट हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 29.89 मीटर की हो जाएगी। तो हमारा जो वैल्यू है वो पुट कर ले, एल जो है हमें गिवन है 30 मीटर, तो अब वैल्यू पुट करके जो है आंसर निकालना है सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 29.89 डिवाइडेड बाय एल जो हमारा 30 है, और इसका स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाइड बाय एरिया मेजर्ड जो है हमारा वो हो जाएगा 4000। अब इसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू है एरिया की वो आएगी 3970.72 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ये हमारी वैल्यू जो निकालने के लिए बोला है इसने, डिटरमाइन द करेक्ट एरिया, सो द करेक्ट एरिया इज दिस इज द करेक्ट एरिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ 20 मीटर चेन गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम करेक्ट अलाइनमेंट बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस मीटर देन द एरर। मतलब इसमें हमें लेंथ दी हुई है 20 मीटर चेन लेंथ दी हुई है, और हमें क्या दिया हुआ कि इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय, मतलब करेक्ट अलाइनमेंट से ये डिस्प्लेस हो रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस मीटर, कोई वैल्यू नहीं दी है, एस दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, फॉर्मूला हमने देखा था बैड अलाइनमेंट या रेंजिंग या स्लोप करेक्शन के लिए हमने जो देखा था फॉर्मूला वो था हमारा करेक्शन ड्यू टू बैड अलाइनमेंट या अलाइनमेंट इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2l। ये फॉर्मूला हमने देखा था, तो इसमें हमें सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है h जो है हमारा वो है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो वो हमें गिवन है s गिवन है, तो ये हो गया s स्क्वायर डिवाइडेड बाय फॉर्मूला 2 है 2 मल्टीप्लाइड बाय l जो है हमारी लेंथ ऑफ चेन है 2 into 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा s स्क्वायर बाय 40। ये हो गया हमारा करेक्शन ड्यू टू बैड अलाइनमेंट, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन और आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पे। तो ये हमारा एन इनवार टेप 50 मीटर इन लेंथ, मतलब लेंथ दी है टेप की 50 मीटर,
वो स्टैंडर्डाइज हुआ था, स्टैंडर्डाइज एट 20 डिग्री टेम्परेचर एंड 10 केजी पुल। हमें टेम्परेचर बता दिया कि स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पर 20 डिग्री टेम्परेचर था और 10 केजी पुल था। इज यूज टू मेजर अ बेस लाइन, द करेक्शन पर इट इज यूज टू मेजर अ बेस लाइन, मतलब एक बेस लाइन हमने मेजर कर लिया उस टेप से जो हमें गिवन है। अब जो करेक्शन पर टेप लेंथ जो है वो हमें निकालना है। तो वो क्या है, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर दी उसने, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट द टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें टेम्परेचर का डिफरेंस दे दिया है। 20 था स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम और 30 है इस टाइम पे जब हम मेजर कर रहे हैं। अल्फा हमें गिवन है 1 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था CT करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल टू Tm माइनस T0 अल्फा इंटू L। ये था हमारा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमें पता है Tm जो हमें गिवन है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये 30 है, माइनस T0। अब T0 जो है एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 20। अब अल्फा हमें गिवन है इंटू 1 × 10⁻⁻6, ये हमारा अल्फा गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ये गिवन है। अब नेक्स्ट क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द चेन या टेप भी हमें गिवन है, वो दिया हुआ हमारे पास 50 मीटर्स। तो ये हमारे पास पूरा गिवन डेटा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 - 20 हमारा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे और पूरा जब हम इसे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसे मीटर में हमें अगर कन्वर्ट करना है तो ये 10⁻⁻4 लिखा हुआ है, तो 0.0005 मीटर इट विल बी आवर आंसर। मतलब करेक्शन पर टेप लेंथ विल बी इक्वल टू 0.0005 मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम कुछ स्पेशल नोट्स देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन खुद के आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि हमें रिमेंबर करते हैं, मतलब याद ही रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो लाइन रेंजर क्या होता है, लाइन रेंजर में कोई एक बार क्वेश्चन आया था कि लाइन रेंजर क्या होता है। तो लाइन रेंजर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रेंजिंग, मतलब रेंजिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम पहले नॉर्मली हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से रेंजिंग हम कर रहे हैं। 2 बंदे लगते थे, एक जो गाइड करता था और एक बंदा जो खड़ा रहता था लेके रेंजिंग रॉड को, तो वो 2 बंदों का काम था। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आने से, लाइन रेंजर के आने से, ये हम जो रेंजिंग कर रहे हैं वो एक ही जो सर्वेयर है वो कर सकता है, हमें दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा लाइन रेंजर, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्लेनोमीटर। क्लेनोमीटर क्या होता है, क्लेनोमीटर इज एन एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब एंगल मेजर कर रहा है। और क्या काहे का एंगल मेजर कर रहा है, ये वर्टिकल एंगल मेजर कर रहा है। वर्टिकल एंगल में हम ग्राउंड स्लोप जो है वो पता कर रहे हैं, तो क्लेनोमीटर के थ्रू हम ग्राउंड स्लोप का मेजरमेंट कर लेते हैं, वर्टिकल एंगल निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल। पहले हम जो क्लेनोमीटर जो है वो एक एडवांस्ड वर्जन है, एबने लेवल का हम यूज करते थे पहले, काहे के लिए, मेजर ग्राउंड स्लोप को मेजर करने के लिए हम एवरेज लेवल का यूज करते थे। अब हम क्लेनोमीटर का यूज करते हैं। जैसे हम सिर्फ रेंजिंग रॉड यूज कर रहे थे, यहाँ पे लाइन रेंजर का यूज कर रहे हैं, वैसे क्लेनोमीटर यूज कर रहे हैं एवरेज लेवल की जगह। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट मैंने बताया था, एक ऑब्लिक होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें 2 टाइप्स और कह सकते हो, इस तरह से क्लासीफाई कि लेंथ ऑफ ऑफसेट के हिसाब से हमें अगर क्लासीफाई करना है तो 2 टाइप के ऑफसेट होते हैं, एक होता है शॉर्ट ऑफसेट, एक होता है लॉन्ग ऑफसेट। लेंथ ऑफ ऑफसेट इज स्मॉलर देन 16 मीटर। अगर 16 मीटर से छोटी है लेंथ ऑफसेट की तो उसे हम शॉर्ट ऑफसेट कहेंगे, और लेंथ ऑफ ऑफसेट इज ग्रेटर देन 16 मीटर देन वी विल कॉल इट लॉन्ग ऑफसेट। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर। मैंने बताई थी क्या होती है, वो दोनों तरह से टेंड करके एक दूसरे को सेपरेट कर देती है, मतलब कैंसिल आउट कर देती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है कंपनसेटिंग एरर लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड, मतलब यानी अंडर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड।
ये हमारा कंपनसेटिंग एरर। कभी कभी डायरेक्ट रुक के क्वेश्चन आता है कि डिपेंड करती है, और ऑप्शन में ये मिलेगा आपको, और ये लेंथ भी मिलेगी, एल भी मिलेगा, √L भी मिलेगा, एल इंटू कुछ और भी मिल सकता है, पावर अलग अलग मिल सकती है। तो कंपनसेटिंग एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर ऑफ लेंथ मेजर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एल के, मतलब लेंथ मेजर, वहाँ पे √L था, कंपनसेटिंग एरर में √L था, और क्यूमुलेटिव एरर में लेंथ मेजर्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अब क्यूमुलेटिव एरर जो है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। नेगेटिव में भी कभी कभी पूछ लेता है कि यदि एक नाम दे देता है उसके हिसाब से पूछ लेता है कि किस टाइप के एरर है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कभी क्वेश्चन आता है कि द एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप इज विच टाइप ऑफ एरर। तो उसका आंसर ये होगा हमारा कि नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में आएगी हमारी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप वाली जो एरर है वो हमारी नेगेटिव एरर है, और एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन जो है वह भी हमारी नेगेटिव एरर ही है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर। अब पॉजिटिव की बात आएगा, क्वेश्चन पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें ये पूछ लेगा कि ड्यू टू टेप नॉट स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर आपका टेप हॉरिजॉन्टल नहीं है तो आपकी एरर किस टाइप की होगी, तो फिर वो एरर जो है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमें पॉजिटिव लगाना होगा आंसर उसका। और नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू सैग, मतलब पॉजिटिव एरर जो हमारी चेन या टेप जो वो सैग कर जाएगी तो उसकी लेंथ जो वो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट होने के कारण जो एरर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होने के कारण इसकी करेक्शन नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू बैड रेंजिंग, अगर हमारी रेंजिंग भी सही नहीं है, अगर अलाइनमेंट सही नहीं किया, हमने ठीक से नहीं देखा है, तो उसके कारण जो एरर आएगी वो भी पॉजिटिव ही आएगी। नेक्स्ट एक टॉपिक बचता है हमारा, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज वेल कंडीशन ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी किसी भी साइड का एंगल जो है, किसी भी दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री टू 120 डिग्री, मतलब तीनों साइड्स में अगर एंगल है, कोई हमने एक ट्राइंगल बनाया तो ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं ये 30 टू 120 डिग्री के अंदर ही हो, इसके ऊपर या ये 30 से नीचे भी ना हो, 29 डिग्री नहीं भी हो सकते और 121 डिग्री भी नहीं हो सकता, तब हम उसे वेल कंडीशन ट्राइंगल कहेंगे। अगर वो उसके जो जितने भी एंगल हैं, तीनों एंगल हैं ट्राइंगल के, वो इस 30 टू 120 डिग्री के बीच में अगर आ रहे हैं तो हमारा वो वेल कंडीशन ट्राइंगल होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, हमने देखा कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप में हमने फॉर्मूला देखा था L²/2L, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एक और फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। हमने देखा था कि ये जो लेंथ हमने मेजर की थी, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा जो था वो करेक्शन था। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो था वो L0 माइनस है, L0 हमारी मेजर लेंथ है और L जो है वो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है। तो उसमें हम अगर इस ट्राइंगल में cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा cos थीटा, तो वो हमने लगा दिया। cos थीटा लगाने से हमें क्या मिला, हम L की वैल्यू, हमें यहाँ पे L0 तो पता है, हमने मेजर किया, लेकिन L की वैल्यू हमें पता चल जाती है कि L0 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, डिस्प्लेस इस साइड हो जाएगा तो ये L0 cos L इज इक्वल टू L0 cos थीटा। तो ये हम अगर इसमें पुट कर देते हैं तब हमारा जो स्लोप करेक्शन है उसकी वैल्यू होती है L0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट जो हमें डायरेक्टली रिमेंबर करने हैं और इनका यूज हमें बाद में एग्जाम में हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट कंपास सर्वे। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।